हेलो एवरीवन। हमारा नया हमने सोचा सब्जेक्ट स्टार्ट करने का, ठीक है, घटना का। और अभी पिछले वाले कंप्लीट नहीं हुए लेकिन वो साथ में चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। आ जाइए फटाफट इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1774 में की गई थी और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक। तो पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। ये भी देखते रहिएगा कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर यूपी के हैं तो यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अदर्स के लिए हैं, अदर स्टेट्स के लिए हैं तो वो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेमिनिस्टर ने इस न्यायालय के ये जो मुख्य न्यायाधीश थे ये गलत है, ठीक है, एलिजा एम्पे थे। क्वेश्चन थर्ड आ जाइए, बिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो आता है सबसे पहले फटाक से उसको कर लेते हैं। तो बी का पहला है, ठीक। नियामक भी बोलते हैं उसको, रेगुलेटिंग एक्ट को, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। तो ये 1813 से हुआ था, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे लगता है इतने में से हो गया, हमारा आंसर निकल आएगा। सी का तीसरा हो गया और बी का पहला हो गया। ए का दूसरा देख लीजिए, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना किससे हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और फिर उसके बाद लास्ट वाला ये कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 की बात है, चार्टर एक्ट से आया था, ठीक है। एक रीडिंग कर लीजिए, सारे में वही दिया गया है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है। क्वेश्चन 4, किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, मतलब किससे, इनमें से किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी भारत में? तो इन तीनों से ही पड़ी थी। एक तो चार्टर एक्ट था ही, ठीक है। देखिए चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च देने के प्रावधान को अपनाया गया था, ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया। फिर इसमें क्या था? इसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे समिति में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि शिक्षा के विषय में जब आधुनिक भारत में के विषय में जब आएगा, मतलब इस वाले पोर्शन में, तो ये कि क्या क्या सुधार किए गए थे शिक्षा में, ठीक है, कौन कौन से एक्ट आए थे। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आप इससे 3 स्टार दे दो। और इसके अलावा इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक में के शासनकाल में और 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। ये हो गया, ठीक है। तो प्राच्यविद और आंग्ल विवाद, ये हो गया, ठीक है। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, ठीक है। तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये पूछ रहा है कि चीन और चाय को छोड़कर बाकी के साथ जो था भारत का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो भी था एकाधिकार वाली जो बात थी उसको समाप्त कर दिया था। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। और 1833 वाले में क्या हुआ था? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, व्यापारिक कार्य, ठीक है। अब वो व्यापार नहीं कर सकती थी, तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करना था।
क्वेश्चन 6, 1813 के संबंध में विचार करना है, सही बताना है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज के प्रभुत्व को सुदृढ़, देखिए हुआ यही था ना कि जो वहाँ के ब्रिटिश मतलब क्राउन था, उन्होंने ये बोला कि आपको सिर्फ चीन और चाय का, दो चीज़ का व्यापार, चीन से व्यापार करना और चाय का व्यापार करना है। ठीक, ये दो बात हुई थी। इसके अलावा क्राउन ने बोला कि बाकी सारा काम हम देखेंगे। ठीक है, आप अपना, आपको जो काम दिया गया बस वो करो और बाकी सारा हम देखेंगे। ठीक। और थर्ड वाला है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, आइए देखें इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन चाय, ठीक है, इस पर एकाधिकार इनका बना रहा, बाकी समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। 20 वर्षों के लिए क्या क्या था, अधिकार और राजस्व दिया गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत 1, 2 सही है, 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ये पता रहना चाहिए कि एग्जैक्ट में क्या हुआ था, किस अधिनियम में एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्या हुआ था। ठीक है, ठीक, कुल मिला के काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 था। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ठीक है, वो होता है ना, जातीय के आधार पर और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कुल मिला के वैसा ही कुछ था ये। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 का एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ओके, और इस तरह से हमारा एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हालांकि एक्ट वाला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर साथ में कर लेते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन ही अपने आप में है कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो भी अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, इससे पहले वाला क्या था? संवैधानिक विकास। ठीक है, ये वाला था। देखिए इसमें एक चीज़ स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दी है, ये देख लीजिए कि भारत का संवैधानिक विकास शुरू कहाँ से होता है। एक तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, ये कहाँ तक था? 53 तक था। 1773 से 1853 के बीच था। और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो था वो 1857 की क्रांति के बाद चालू हुआ और 1947 तक चला। ठीक है, अब आ जाइए, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। ठीक, ओके, पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की बात हो रही है। ठीक है, भारतीयों को, तो ये हो गया परिषद अधिनियम 1892 की बात हो रही है। 57 की क्रांति हो चुकी है सब कुछ, अब ये बहस करने की बात आ रही है। अब भारतीय अंदर घुस चुके हैं और उनको वहाँ पे हमको कह रहे हैं कि हमको अधिकार दो, लेकिन फिर भी इसमें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था।
ठीक है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 3 स्टार। ठीक, ये पूछ देगा कि मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बजट पे बहस करने का शक्ति दी गई। तो किस अधिनियम से? परिषद अधिनियम। कौन सा? 1892 का। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये था मार्ले मिंटो सुधार 1909। बड़े बड़े चालाक लोग थे यार, बहुत चालाक थे, जो गेम खेल के गए हैं कि पूछे नहीं। इसमें क्या किया इन्होंने? मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया, गेम खेल दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। ठीक, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार ही कहते हैं। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अब दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमने अभी एक न्यायालय पढ़ा था कलकत्ता वाला, वो अलग था। ठीक, और ये अलग है, ये संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को किस एक्ट से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। अभी कुछ दिन पहले आरोग्य पेपर के पहले मेरी एक बच्चे से डिस्कशन हो रही थी सेम चीज़ को लेके कि कौन सा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यही चीज़ थी वो कि न्यायालय तो अलग अलग बने थे, कलकत्ता वाला अलग था और ये अलग है, संघीय न्यायालय अलग है। ये 1935 के एक्ट से बनी है। ठीक है, मॉरिस गुएर। ठीक, और इनमें से विकल्प नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। संघीय न्यायालय 1937। ठीक, द्वैध शासन केंद्र में, ये इम्पॉर्टेंट यही है। द्वैध शासन तो राज्य में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन केंद्र की बात की गई है। ठीक है, तो किस अधिनियम से की गई है? 1935 से की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक, और प्रांत में जो शासन था द्वैध शासन, उसको समाप्त करने की बात की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। मतलब प्रांतों में जब द्वैध शासन की बात की गई तो वो कब किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। और जब केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई तो कब किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसमें 2 विषय रखे गए, एक तो था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड और आरक्षित। बहुत चालाक थे, इसमें भी बहुत गेम खेले। आरक्षित वाले जो सारे इंपॉर्टेंट वाले थे वो खुद रख लिए और जो हल्के हल्के वाले थे वो दे दिए। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक हो गया। क्वेश्चन 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? 1919 का पूछा है। ठीक है, तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, अभी हमने देखा। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारी, ये प्रांत वाली है, केंद्र वाली 35 में थी। ठीक है, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये नहीं था, वो 1909 में था। और ये थर्ड वाला है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, ठीक है, ये हमने अभी देख लिया। उद्देश्य क्या था 1919 वाले का? कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ये लाइन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई थी और जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे। आरक्षित थे तो भाई गवर्नर साहब देख रहे थे, ठीक, और उनकी परिषद देख रही थी। जबकि हस्तांतरित जो थे वो उत्तरदायित्व इसको किसका दिया गया था? प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था।
वो भी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे ही थे बस। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। ठीक है, हमारा जो अनुसूची 7 है वो यहाँ से निकली होगी ज़रूर। और जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक वाले निर्वाचन, सांप्रदायिक वाले निर्वाचन की बात थी तो वो 1909 की बात की गई थी। ठीक, 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसमें सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए भी विस्तारित किया गया था। ठीक है, आज आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ये थी प्रांत की स्वायत्तता की बात हो रही है, 1919 अधिनियम। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सी और डी में कुछ खेल चल गया भाई, 1 सेकंड रुक जाइए। सी और डी, ठीक है, रहने दीजिए, आप मत कन्फ्यूज होइए। ठीक है, 1919 वाला ही था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। विधान पालिका की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 1919 का है। केंद्र की बात होगी तो 35 का आएगा। ठीक, बहुत छोटे वर्ड्स, कीवर्ड्स बनाइए, ध्यान रखिए बस उसको। पूरा लाइन और सेंटेंस नहीं याद रहेगा, लेकिन एक छोटा सा कीवर्ड याद रहेगा। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, केंद्र की। ठीक, ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था और इसकी बैठक जो थे 5 वर्ष वाली होती थी, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा। ठीक, प्रथम बैठक से 3 वर्ष कार्यकाल होता था, पहले 3 वर्ष होता था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिनमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत। ठीक है, और उसमें भी अधिकतम 26 सरकारी। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 तथा फिर 145 कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, आ जाइए। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? शायद मैंने ऊपर कुछ गलत बता दिया था क्या, 1935। अभी एक जगह मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था। ठीक है, देख लीजिएगा, केंद्र में है। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919। 11वां क्वेश्चन, 1919 के मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। अगर ये ऑल इंग्लिश में लिखा होता तो तुरंत समझ में आ जाता कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये तो ठीक भी लग रहा है। आ जाइए, 2 सही है। ठीक है, पहला वाला गलत था, वो ऑल वाला गलत था। देखिए 1919 में क्या हुआ था, महिलाओं के मतलब इस एक्ट से, ठीक है, तो इसमें महिलाओं के उनको मताधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन सीमित वर्गों तक था। ठीक है, सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वैसे मताधिकार नहीं था। वैसे भी महिलाओं को अधिकार आज तक पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि आप 1919 के एक्ट से महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार दे दो। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1935 में क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, उसका विस्तार कर दिया गया था। मतलब था वो पहले से ही, 1909 वाले में भी सांप्रदायिक दे दिया गया था निर्वाचन वाला,
मुसलमानों को, लेकिन ये इसका विस्तार किया गया। तो दलित महिलाओं को, दलित वर्गों की महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसमें फिर क्या हो गया था, विधानमंडल में आरक्षित स्थान दे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में बताना है क्या सही है। ठीक है, तो अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, मतलब सही बात है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। हाँ, ये मज़ेदार बात है, बिल्कुल अधिक था, सही बात है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। कब हुआ, 1854 में। ठीक है, हमारे यहाँ रेल कब आई थी, 53 में आई थी ना शायद। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो उसी के बाद लंदन से वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई चीज़ें, कुल मिला के उसका देखा देखी चीज़ें बनी। तो 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सिविल सेवा यह जो आयोग बना था उसकी स्थापना लंदन की बात की गई है, वहाँ तब हुआ था। ठीक है, तो 1855 में इस हेतु एक प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। ठीक है, फिर भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में की जाने लगी। 1922 से भारत में हो रही है। ठीक है, पहले इलाहाबाद में, फिर दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 से तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। कोई डाउट नहीं है, इसमें होना ही था। ठीक, आ जाइए। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। निर्वाचन कौन से ईयर का पूछ रहा है। ठीक है, आई गेस ये 45 वाला तो नहीं हो सकता ना, 45 कैसे हो जाएगा, वो तो बहुत बाद की बात है। 26 और 37 होना चाहिए, सॉरी 45 वाला ही है। ठीक है, 26 और 45 है, 26 और 45। अब देखिए कन्फ्यूज़न इसमें क्रिएट हो सकता है कि 37 वाला क्यों नहीं हुआ, है ना, तो पता करिए क्यों नहीं हुआ। और इससे कौन कौन सा हुआ था 1919 वाले से, 1926 का, 1945 का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये अंतिम वाला था 1945 में। ठीक है, इसमें तो कोई अब तो कन्फ्यूज़न कोई नहीं रहा ना कि 1945 में था। ठीक है, मतलब 1945 का जो निर्वाचन हुआ था वो 1919 के शासन अधिनियम से हुआ था। क्वेश्चन 15, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे है, 1935 के एक्ट से। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। पहले तो ये याद कीजिए कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम और अध्यादेश, ठीक, 1861 वाले से अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो प्राप्त हो चुकी थी। किसे, गवर्नर जनरल को, उस समय वही होता था। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो कि अनुच्छेद 123 में है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमें प्राप्त हुई है। ठीक, मतलब हमें, मतलब सरकार को, शासन को प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 16, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता, ठीक है, तो ये 1935 का एक्ट था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। ये क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है।
यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता का मतलब आप खोजिए, पता करिए क्यों कहा गया 1935 के एक्ट के लिए कि वो संवैधानिक निरंकुशता जैसा कुछ था। हमें तो यही लगता है कि यार इससे तो बड़े सारे हमें अधिकार मिले। ठीक। क्वेश्चन 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये 1935 वाला, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की जा रही है। तो इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, इनमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था। ठीक है, ये ज़रूरी है कि याद रहे कौन कौन से लोग मिले हुए थे, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी 1935 वाले अधिनियम के अनुसार किसको दी गई थी, किसमें थी, नहीं थी? तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आ जाइए 18 क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी। देखिए, यही पहला ही बोल दिया है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं में थे, नहीं गवर्नर जनरल में थी। ठीक है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। ठीक बात है। इस प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ठीक बात है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता क्यों? क्योंकि वहाँ द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक, 19 में है, इस संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय महासंघ, ठीक है, अभी हमने देखा वो 1935 वाला, ये ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन 21, निम्न से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्थापित की थी? तो ठीक है, अभी हमने कई बार देख लिया, रिपीटेड वे में चल रहा है। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको? ठीक है, क्वेश्चन 22 हो गया हमारा। क्वेश्चन 23, कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? पूछा है, नहीं है। ठीक, देश का लिखित संविधान, ये तो नहीं था, ये तो सबको पता होगा। ठीक है भाई, आज़ादी मिली, हमने तब लिखना, आज़ादी से कुछ टाइम पहले लिखना चालू किया, आज़ादी मिल गई, वो तब हमारा संविधान बना। ठीक है, और विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, हाँ तो ये तो था। एक संघ की योजना, ठीक है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, ठीक है, ये भी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो ये बात तो ठीक है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये नहीं सही है। इसके द्वारा भारत विभाजन नहीं हुआ था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी नहीं हुआ था, तो ठीक है, पहला वाला है। ठीक है, क्या था इसमें? ये था 1935 में क्या था? संघात्मक सरकार की व्यवस्था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक बात है। वर्ड याद रखें तभी ध्यान रहेगा। प्रांत की बात की गई है, द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की बात की गई है प्रांतों में,
ठीक है, वरना अभी सब कंफ्यूज हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। एक काम कर लीजिएगा 1935 वाला, ठीक है, उसको एक जगह कहीं लिख लीजिएगा। अभी के अभी एक पेज में कोई भी रफ पेज उठा लीजिए, उसमें लिख लीजिए 1935 का एड बुक से देख के, कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या है। फिर उसके अलावा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, ठीक है। प्रांतीय शासन व्यवस्था, ठीक बात है, प्रांतों में शासन व्यवस्था। प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है। और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये भी ठीक है। और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1937 में, ठीक है। फेडरल न्यायालय की स्थापना 1937 में। कौन सा एक्ट था? 1935 में। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यही 1935 का एक्ट था, 1937 में ही हुआ था। अच्छा, एक चीज़ तो ये याद है ना कि हमने ये फेडरल न्यायालय 1937 वाली बात याद है, तो बस उसको एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि बर्मा वाला भी सेम चीज़ से हुआ था, 1935 से, और एक्ट था, मतलब 1935 का एक्ट था और 1937 में ही हुआ था, ठीक है। दोनों एक साथ याद कर लेंगे तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स इसके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सभी को पता है कि मूल कर्तव्य है, DPSP है, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और ये अपना क्या बोलते हैं, उद्देशिका है, मतलब हमेशा क्वेश्चन आते हैं, RO में भी आए हैं, ठीक है। चलिए आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।